हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में वैकेंसीज निकली हुई हैं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की। इससे रिलेटेड कोर्स हमारी एक विदाशी लर्निंग ऐप पर चल रहा है। अगर आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार इस कोर्स को ज़रूर देखें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पर इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप चाहें तो वहाँ पर आप हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। मिनरल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनको जानेंगे। मिनरल्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट। मिनरल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, खनिज। ठीक है, खनिज ऐसे आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में यानी पृथ्वी में मौजूद होते हैं, प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर हम ओर्स की बात करें, ठीक है, ओर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। देखिए, आपके मिनरल्स तो हम कह रहे हैं कि सारे के सारे मेटल जो हैं वो प्रकृति में अपने आप से मिट्टी में उपस्थित हैं। ठीक है, मिक्स वो कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं, फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं, उसको भी अभी देखेंगे, वो उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सारे मिनरल्स और नहीं होते। ठीक है, सारे मिनरल्स ओर नहीं होंगे, लेकिन सारे ओर्स आपके मिनरल होते। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, सारे ओर्स आपके मिनरल के अंडर आ सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते, क्योंकि सभी खनिज ऐसे नहीं हो सकते कि हम उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करें और उससे हमें लाभ भी हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खनिज ऐसा है जिसमें जो मेटल हम चाहते हैं उसकी मात्रा बहुत कम है, तो क्योंकि ये मेटलर्जिकल जो प्रोसेस है इस पर भी बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक है, बहुत इसमें लेबर भी लगती है, तो हम जब मेटल वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं ओर्स क्या है, ऐसे मिनरल्स हैं फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में उपस्थित है और उसे निकालना लाभकारी होता है। कम से कम इतना मेटल हमें मिलना चाहिए जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो भी निकल जाए, साथ में हमें कुछ प्रॉफिट भी हो। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट ओर्स आपको क्या याद रखने हैं। जैसे एल्यूमिनियम का ओर कौन कौन से हैं, बॉक्साइट, फेल्सपार, क्रायोलाइट। हिंदी में भी इसके नाम यही है, आप मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए और हिंदी में आपको यही लिखना है। ठीक है, बॉक्साइट ही आएगा हिंदी में भी, फेल्सपार, क्रायोलाइट। फिर पोटाशियम की अगर हम बात करें तो इसका एक और है कार्नेलाइट। और भी ओर्स होते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि ऐसे तो आपको हर मेटल के बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, फिर भी एक लिस्ट में बाद में शेयर कर दूँगी। मैग्नीशियम का देखिए और है डोलोमाइट, आयरन का एक और है हेमाटाइट, लेमोनाइट, मरकरी का एक और है आपका सिनाबार, और जिंक का आपके ओर्स हैं जिंक ब्लेड और कैलामाइन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ओर्स आप याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब देखिए, ये जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है इसमें हम पूरी प्रक्रिया में ये पढ़ने वाले हैं किस तरीके से जो प्रकृति में खनिज उपस्थित हैं उनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो उसमें आएगा वो आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब है जब हमने पृथ्वी के अंदर से इस मेटल को या इस ओर को निकाला है। ठीक है, ओर को हिंदी में क्या कहते हैं, अयस्क। इस ओर या अयस्क को हमने निकाला है तो इसमें ये प्योर फॉर्म में तो है नहीं, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी अशुद्धियाँ इसमें मौजूद हैं, मिट्टी होगी, रेत होगी, और भी अशुद्धियाँ इसमें हो सकती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस ओर को साफ़ करना पड़ेगा। इसी को आप कहेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर। और एनरिचमेंट ऑफ ओर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, अनवांटेड मतलब अशुद्धियाँ जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है, उन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा। उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गैंग। ठीक है, तो गैंग क्या है, हिंदी में भी इसे गैंग ही बोलेंगे। अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ओर। तो हमारे अयस्क में जो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अशुद्धियाँ हैं, हमें उसे रिमूव करना है, वो आपकी क्या है, गैंग है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स हम किसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात की हुई है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने कहाँ देखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान भी हमने देखा था, रिएक्टिविटी सीरीज़ का यूज़ था वहाँ पर। तो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ कुछ इस तरीके की थी। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन को हमने, ये नॉन मेटल है, इसमें लिखा है बस ये बताने के लिए कि इससे ऊपर वाले जो हैं वो कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कार्बन बाकी जो इसके नीचे है उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, फिर आता है आपका जिंक, आयरन,
टिन, लेड, फिर आता है आपका हाइड्रोजन विच इज़ अगेन अ नॉन मेटल। ये भी यही बताने के लिए है कि इससे ऊपर जितने हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। फिर है आपका कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। अब आप देखेंगे कि ये जो है आपके ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात की जाए तो रिएक्टिविटी इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो बहुत कम क्रियाशीलता दिखाते हैं, बल्कि गोल्ड और प्लैटिनम में तो आपने देखा होगा बिल्कुल भी नहीं दिखाते। फिर जो हम जिंक से लेकर लेड तक की बात करेंगे, ये जो होते हैं इनकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, मध्यम। और फिर जो टॉप पे है ये सब हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। अगर हम नेचर में इनकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो फ्री फॉर्म में स्वतंत्र रूप से जो है वो नेचर में या प्रकृति में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड की बात करें या प्लैटिनम की बात करें, सिल्वर की बात करें, सिल्वर वैसे आपको कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से भी उपस्थित होता है। ऐसे ही कॉपर और मरकरी के लिए भी अगर हम कहें तो ये स्वतंत्र रूप से भी मिलेगा, इसके ओर्स भी मिल सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में। मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं ये आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, इनके सल्फाइड्स मिल सकते हैं आपको या फिर इनके कार्बोनेट्स मिल सकते हैं। सल्फाइड अगर हम एग्जांपल लें जैसे ZnS, जिंक सल्फाइड। कार्बोनेट का अगर एग्जांपल लें तो आपका आ जाएगा ZnCO3, ठीक है। तो कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इनके ओर्स। और जो हमारे हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में मिलेंगे, तो ये हाईली रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली ये हमें कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं मिल सकते। अब देखिए हमारी जो एक्सट्रैक्शन है, यानी हम किस तरीके से मेटल को या धातु को एक अयस्क में से निकालेंगे, वही आपकी जो है पूरी मेटलर्जिकल प्रोसेस है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, अयस्क को निकालने के बाद उसका एनरिचमेंट किया था, मतलब उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें थी वो हमने हटा दी थी, गैंग को हमने हटा दिया था। अब हम देखेंगे अगर हम लो इन एक्टिविटी सीरीज, मतलब इनकी बात कर रहे हैं जो कम क्रियाशीलता दिखाते हैं, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। देखिए इसमें जैसा कि मैंने कहा था अगर कंबाइंड फॉर्म में है तो मरकरी शो करता है, कॉपर शो करता है कंबाइंड फॉर्म। हम सबसे पहले किसी भी मेटल को क्या करेंगे, जो भी कंबाइंड फॉर्म है उसे पहले उसके जो भी हमारे पास कंबाइंड फॉर्म है उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे उसके ऑक्साइड में, ठीक है। उस मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसका रिडक्शन कर दीजिए। जब अपचरण होगा तो ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो जाएगी, हमको क्या मिल जाएगा, धातु मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर दी गई है। HgS सॉलिड फॉर्म में सिनाबार हो गया, और होता है इसका, ठीक है। मरकरी सल्फाइड है, मरकरी सल्फाइड, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई या फिर आप कह सकते हैं इसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। वायु की उपस्थिति में हमने इसको क्या किया, इसका तापमान बढ़ाया, हीट किया आपने, तो ये कन्वर्ट हो गया अपने ऑक्साइड में। क्या बन गया है, मरकरी ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस फॉर्म में अलग हो जाएगी। फिर इस ऑक्साइड का, ये जो धातु ऑक्साइड हमें मिला है, इसका हम कर लेंगे रिडक्शन। अब हम क्या करेंगे, एयर की एब्सेंस में यानी वायु की अनुपस्थिति में इसको हीट करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें जो मेटल या धातु हमें चाहिए वो मिल जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ अलग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो लो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हम उसको क्या करते हैं, पहले जो भी कंबाइंड फॉर्म है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको रिड्यूस करते हैं। अब आते हैं हम मीडियम रिएक्टिविटी जिनकी होती है यानी मिडिल सीरीज में जो है इनकी बात करेंगे। हमने देखा कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो ये सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर कार्बोनेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर देखिए सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो हम करते हैं इसमें रोस्टिंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। तो देखिए रोस्टिंग क्या होती है, जब सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को जब क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, उसका तापमान बढ़ाया जाएगा तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे यही हुआ है। ZnS क्या है आपका, जिंक ब्लेंड और है, इसके ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन कराई। आप बेसिकली आप कह सकते हैं वायु में हम इसको हीट कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा और सल्फर डाइऑक्साइड हमारी अलग हो गई, तो ये बन गया हमारा जिंक ऑक्साइड। अगर हमारे पास कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट ओर को जब हम हीट करते हैं तो हीट करते हैं हम एब्सेंस ऑफ एयर में, वहाँ एयर की ज़रूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ एयर में हम इसकी हीटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका ऑक्साइड मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। जैसे जिंक कार्बोनेट अगर है, अब यहाँ हम
एयर नहीं ले रहे, डायरेक्ट इसकी हीटिंग कर रहे हैं, तो ये फिर कन्वर्ट हो गया अपने ऑक्साइड में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। रोस्टिंग कब हो रही है? जब हम सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट कर रहे हैं तो वो कहला रही है रोस्टिंग। जब हम कार्बोनेट ओर को इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में हीट कर रहे हैं तो वो कहला रहा है कैल्सिनेशन। प्रोडक्ट दोनों से सेम मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? यहाँ से भी जिंक ऑक्साइड मिल गया और यहाँ से भी हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब जिंक ऑक्साइड जो हमें मिला है इसका हम क्या करेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन हट जाएगी, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा। रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कार्बन। गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कार्बन के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे और ये हमारा Zn अलग हो जाएगा, जो धातु हमें चाहिए मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से अलग हो जाएगी। इसीलिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज में भी यहाँ कार्बन को लिखा हुआ है। कार्बन से नीचे यहाँ जितने भी हैं ये सब, ये मिडिल सीरीज में ये सब कार्बन के द्वारा रिड्यूस किए जा सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं? इस ऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल में, मतलब इस मेटल ऑक्साइड से हम मेटल ले सकते हैं। तो वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं। हम मान लीजिए Fe2O3 हमने मेटल ऑक्साइड लिया हुआ है, इसमें से हमें आयरन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस सीरीज में देखिए आयरन से ऊपर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से हमने इसकी रिएक्शन कराई। एल्यूमिनियम क्या करेगा? क्योंकि ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इस Fe को यहाँ से हटा देगा, खुद ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या बना लेगा? कंपाउंड बना लेगा, यौगिक बना लेगा और आयरन यहाँ पे अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन जो है इसमें इतनी हीट जनरेट होती है, इतनी ऊष्मा निकलती है कि ये जो लोहा होता है ये पिघल जाता है, ये पिघला हुआ लोहा निकलता है। और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है थर्मिट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मिट रिएक्शन का कमर्शियली यूज़ किया जाता है जब रेलवे ट्रैक्स वगैरह में क्रैक आ जाते हैं तो वहाँ उसे जोड़ने के लिए, या मशीन वगैरह में भी अगर कोई क्रैक आता है तो वहाँ वेल्डिंग वगैरह करने के लिए ये रिएक्शन यूज़ की जाती है। मतलब वो मशीन होती है, उसमें जो पिघला हुआ लोहा उसमें से निकल रहा होता है वो डायरेक्ट वो उस क्रैक में भरते जाते हैं, जो निकलते ही जम जाता है, तो वेल्डिंग होती है इससे। तो ये है आपकी थर्मिट रिएक्शन। तो ये है पूरा प्रोसेस। अगर आपका सल्फाइड या कार्बोनेट ओर है तो पहले आप उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। सल्फाइड ओर है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस रोस्टिंग होगा। कार्बोनेट ओर है तो आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कैल्सिनेशन कहलाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं? ऑक्साइड को या तो रिड्यूस कर सकते हैं या फिर वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कभी भी आपको फ्री फॉर्म में या फिर स्वतंत्र रूप से आपको नेचर में उपस्थित नहीं मिलेंगे, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होंगे। फिर इसके बाद एक चीज़ इसमें ये भी है कि हम इन्हें इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करके कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज में दिख रहा होगा कार्बन इन सभी मेटल्स से नीचे है, तो कार्बन इनको क्या कर रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या किया जाता है? हम करते हैं इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है, यानी विद्युत अपघटन करते हैं हम इसका विद्युत की हेल्प से। अब अपचयन होगा इसका, ठीक है, विद्युत अपघटन के साथ इसका अपचयन करेंगे हम। तो ये मेटल्स जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसकी की जाती है? इनके सॉल्ट्स की, इनके लवण की। तो लिया जाता है आपका एक कंटेनर में इसका सोल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस की आपकी प्रोसेस होगी, कैथोड होंगे, एनोड होंगे। कैथोड पे आपकी क्या रिएक्शन होती है हमें पता है। देखिए एक चीज़ और, आपको सॉल्ट का सोल्यूशन लेना है, ठीक है, यानी मॉल्टन स्टेट में लेना है, पिघला हुआ लेना है या फिर इसका सोल्यूशन लेना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे यानी ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आयंस में, किसमें? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, केटाइन बनाएगा, एनाइन बनाएगा, ठीक है। धन आवेशित है ये केटाइन और ये ऋण आवेशित है एनाइन। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? जो सोडियम पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लेगा और खुद किस में बन जाएगा? सोडियम मेटल बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एनोड पे क्या रिएक्शन चल रही है? यहाँ पर जो 2 Cl नेगेटिव है, 2 Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और खुद अपने बीच में एक बॉन्ड बनाकर Cl2 गैस बनाएंगे, ठीक है। ये कहाँ बन रही है? एनोड पर। तो कैथोड और एनोड पे हमें दो अलग अलग यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। कैथोड पे हमें हमारा मेटल मिल जाता है। तो अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स की हम बात करें तो वहाँ हम करते हैं इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है ये आपकी रिफाइनिंग में भी बहुत काम आता है।
हमने ये जितने भी ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, इतना सब करने के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धियाँ अभी भी इसमें रह जाती हैं। तो अगर हमें प्योर मेटल यानी शुद्ध धातु को अगर लेना है, निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसके लिए ये इसका एपरेटस है, ठीक है। थोड़ा आपको इससे ये भी समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक, जब मैं रिडक्शन की बात करें तो कैथोड और एनोड पे क्या हो रहा है। तो देखिए हमने क्या लिया है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। करना क्या है, मुझे इम्प्योर कॉपर से यानी अशुद्ध कॉपर से प्योर कॉपर यानी शुद्ध कॉपर बनाना है। इससे मुझे इसमें आना है। तो इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो सोल्यूशन लिया है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, अम्लीय विलयन लिया है, क्योंकि मैंने इसमें डाला है तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4। साथ में हम इसमें एनोड और कैथोड लगाएंगे। एनोड क्या बनेगा हमारा, इम्प्योर मेटल, ठीक है। ये तो मैंने बहुत पतला दिखा दिया है। जितना भी आपका अशुद्ध धातु होता है उसको वो एनोड बना दिया जाता है। बेसिकली आप क्या करेंगे, उसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो वो एनोड हो गया, ठीक है। जो आपका अशुद्ध कॉपर है, खूब मोटा सा हो जाता है ये, बड़ा सा, ठीक है। अशुद्ध कॉपर के साथ आपने पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का अगर कनेक्ट कर दिया, ये आपका एनोड हो गया। और यहाँ पर एक थिन स्ट्रिप, एक पतली सी परत ली जाती है शुद्ध कॉपर की, और उसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो वो आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। जब यहाँ पर आप स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ पर अब रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी, विद्युत प्रवाह होगी इसमें। जब विद्युत प्रवाह होगी तो इस केस में एनोड से क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो इस पानी में, सॉरी वाटर नहीं, यहाँ पर कॉपर सल्फेट और H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसमें डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, इसमें घुलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन यहाँ से सॉल्यूशन में जा रहा है, उसको कौन कैप्चर कर लेगा, वो चला जाएगा आपका कैथोड पे। कैथोड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर कॉपर जो है इकट्ठा हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमें दिखाई देगा कि ये जो मोटी परत है ये तो कम होती जा रही है, और ये जो शुद्ध कॉपर है ये अब बढ़ने लगा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी तो सारा शुद्ध कॉपर हमें यहाँ मिल जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल पतला सा रह जाएगा। और यहाँ पर ये जो इकट्ठा हो रहा है नीचे, ये क्या है, इम्प्योरिटीज़, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है। सॉल्युबल मतलब घुलनशील जो हमारे पास अशुद्धियाँ हैं वो तो सॉल्यूशन में रह जाएंगी, जो अघुलनशील हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, वो यहाँ नीचे इकट्ठी हो जाएंगी एनोड के पास। क्योंकि ये एनोड से आई हैं, इसको कहते हैं एनोड मड, ठीक है, अपद्रव्य। तो एनोड मड कहते हैं, यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाएगा और प्योर कॉपर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से की जाती है। धातु अगर इम्प्योर है तो उसकी रिफाइनिंग, उसे प्योर फॉर्म में या शुद्ध अवस्था में लाया जाता है। इसके बाद आपका एक टॉपिक और आता है कोरोजन, जो कि है संक्षारण। उस टॉपिक को मैं एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। संक्षारण क्या होता है, सिल्वर में कैसे होता है, कॉपर में कैसे होता है, आयरन में कैसे होता है। इसके अलावा संक्षारण से बचने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम मेटल को बचा सकते हैं संक्षारण से, ठीक है। हमने क्या देखा था, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर टेक्निक होती है गैल्वनाइजेशन, हिंदी में इसे कहते हैं यशद लेपन। ये बेसिकली आपका किया जाता है आयरन और स्टील के आर्टिकल्स पर, ठीक है। लोहे के और स्टील के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जिंक की, ठीक है, जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, अब इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वायु के साथ वो नहीं होगा। ये कोरोजन से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए। इवन कि अगर जिंक की जो परत है उसमें कोई ब्रेक भी आ जाए, ठीक है, बीच में से टूट भी जाए, तब भी आपका जो अंदर आर्टिकल है आयरन का या स्टील का वो खराब नहीं होगा। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं, जिंक आयरन से ऊपर है। अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या जो भी मॉइस्ट चीज़ें हैं उनके साथ कोई रिएक्ट करेगा तो कौन करेगा, पहले जिंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आयरन और स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग को चढ़ाना, ठीक है, ये भी आपके विद्युत की हेल्प से ही किया जाता है। इसकी कोटिंग को चढ़ाना कहते हैं गैल्वनाइजेशन, ठीक है। इस कोटिंग को चढ़ाने को गैल्वनाइजेशन कहेंगे। एलॉइंग जो होती है आपकी, एलॉइंग कर सकते हैं। एलॉइंग में क्या किया जाता है, मिश्र धातु होते हैं ये आपके धातु, 2 या 2 से ज़्यादा धातु या एक अधातु भी उसमें लिया जाता है, उसका एक समांगी मिश्रण है। तो बेसिकली जो आपका मेन मेटल है पहले उसको डिसॉल्व किया जाता है, उसको मोल्टन स्टेट में लाया जाता है, पिघलाया जाएगा। उसके बाद जो धातु या धातु आपको उसमें मिक्स करने हैं, कितने प्रपोर्शन में मिक्स करने, ये कितनी मात्रा में करने हैं, उसके हिसाब से उसको उसमें मिक्स कर दिया जाता है और फिर उसको फिर से सॉलिडिफाई किया जाता है, ठोस अवस्था में लाया जाता है। तो ये होते हैं आपका एलॉयज़, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज़ की अगर मैं बात करूँ, स्टील जो है आपका किसका एलॉय है, आयरन, निकल, क्रोमियम का।
ब्रास या पीतल जिसे कहते हैं किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक का। ब्रोंज या कांसा किसका एलॉय है? कॉपर और टिन का। सोल्डर किसका एलॉय है? लेड और टिन का। और एमेलगम, एमेलगम आप किसे कहेंगे, पूछा जा सकता है। तो मरकरी अगर आपका एक धातु है किसी भी मिश्र धातु में, ठीक है, कोई भी मिश्र धातु की बात कर रहे हैं, उसमें से एक धातु अगर मरकरी प्रेजेंट है तो उसे आप अमलगम कहेंगे, ठीक है। ये नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही रहेंगे। तो Hg यानी मरकरी होना चाहिए और उसके अलावा और कोई भी और तत्व हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.